आयुष्यों में, एनर्जाइज योर लाइफ। और आज मैं बात करूंगी मांगलिक दोषों की और जन्मपत्री में जो हम शादी के लिए कुंडली मिलान करते हैं उसकी। यदि किसी की हम कुंडली देखें और वो मांगलिक हो तो ऐसा कहा जाता है कि जिससे उसकी शादी करें उससे भी मांगलिक होना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जिससे, अब हम इसी बात में चर्चा करेंगे कि क्यों उसी व्यक्ति से उसकी शादी करी जाए जो मांगलिक हो। क्योंकि जो मांगलिक लोग होते हैं वो थोड़े से डिमांडिंग होते हैं और डोमिनेटिंग होते हैं, उनके अंदर एनर्जी ज्यादा होती है, थोड़े से एग्रेसिव भी होते हैं। तो जब अगर उनकी दूसरे से शादी हो जाती है जो मांगलिक नहीं होता है तो वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं, उसकी जो कुंडली है, जो उसके ग्रह है उस पर हावी हो जाते हैं। दूसरे व्यक्ति को उसकी बात माननी पड़ती है, सुननी पड़ जाती है और उसकी चलती नहीं है। तो एक ही के हिसाब से लाइफ चलती रहती है जो कि ठीक नहीं रहता है। जो शादी है वो दो लोगों के बीच, दोनों के बीच समानता होनी चाहिए तभी ठीक बनती है। यदि समानता नहीं होती, एक ज्यादा एग्रेसिव होगा, ज्यादा दबाएगा तो शादी में परेशानी आएंगी। इसीलिए यदि दोनों लोग मांगलिक हो तो ठीक है। यदि आप मांगलिक हैं तो इस बात को लेकर डरे नहीं और कुछ गलत महसूस ना करें अपने में कि हम मांगलिक हैं, ये शायद ये कोई गलत चीज है। ये कोई गलत चीज नहीं है, सिर्फ ये इतना ही बताता है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। यदि दोनों व्यक्ति ही मांगलिक होंगे तो दोनों के बीच तालमेल बना रहेगा, कोई किसी पे हावी नहीं होगा और दोनों की एनर्जीज भी सेम रहेगी, दोनों उत्साही रहेंगे और आराम से अपनी जिंदगी जिएंगे। मंगल को जिसको कि हम हिम्मत से जोड़ते हैं और डिसीजन मेकिंग से जोड़ते हैं। अगर एक पार्टनर जो कि मांगलिक है वो जल्दी डिसीजन ले लेगा, दूसरे पे हावी होएगा तो दूसरे को डिसीजन लेने का मौका नहीं देगा, अपनी बात कह देगा कि ये करना ठीक है, दूसरा सिर्फ हामी भरता रह जाएगा। और उसे, क्योंकि उसका स्वभाव ही नहीं है कि वो किसी के अगेंस्ट जाएगा या बोलेगा, वो चुपचाप रह जाएगा। और अगर रहेगा तो फिर उसे अंदर से घुटन होगी, परेशानी होगी और इस तरीके से अपने आप ही धीरे धीरे शादी में समस्या आने लगेगी, क्योंकि दोनों के बीच इस चीज का तालमेल नहीं रहेगा कि दोनों के एक दूसरे की बात को समझ सकें। विवाह में सामंजस्य बना रहे, इसके लिए हम वर वधू की कुंडली में उनके गुणों का मिलान करते हैं जो कि 36 गुण। इनसे हमें ये देखना है कि इनका अर्थ क्या है, इन गुणों का अर्थ क्या है। अगर गुण मिल रहे हैं जिसमें से 18 मिलने जरूरी है, यदि मिल रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि उन दोनों के बीच में वैचारिक सामंजस्य होगा। एक चीज को, एक सिचुएशन को वो एक ही तरीके से लेंगे, एक ही तरीके से सोचेंगे। ये उनकी सोच को बताएगा कि ये किसी भी परिस्थिति को, किसी सिचुएशन को, किसी चीज को कैसे लेंगे। अगर गुण नहीं मिल रहे तो इसका अर्थ ये है कि वो दोनों लोग एक परिस्थिति को अलग अलग तरीके से लेंगे, उनका सोचने का, समझने का और महसूस करने का स्तर अलग। सिर्फ इतना ही होता है और कुछ ऐसा नहीं होता कि दोनों जबरदस्ती लड़ेंगे, क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे की बात को नहीं समझेंगे, चीजों को अलग तरीके से समझेंगे तो वो दोनों को विचार अलग हो जाएंगे, वैचारिक मतभेद होगा, उस वजह से बहस होगी, लेकिन और कोई कारण नहीं है। अगर हम इस कारण को समझ लेंगे तो हमारे लिए इसको गुण मिलान को करना भी बहुत फायदेमंद रहेगा। कई बार ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जिनके 30 गुण मिल गए और उसके बाद भी उनका तलाक हो गया या बाद में उनकी नहीं बन रही है। तो वो समस्या क्या है? वो ये कहते हैं कि देखो हमारे तो पूरी कुंडली मिली हुई थी, इतने अच्छे हमारे गुण मिल रहे हैं, अब हमारे जीवन में क्यों समस्या आ रही? अब तो समस्या नहीं आनी चाहिए, हमने तो ज्योतिष के हिसाब से ही शादी की, क्योंकि उनके अंदर वैचारिक समानता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन शादी में वैचारिक समानता के सिवा प्यार भी चाहिए, लेकिन ये एक अलग पक्ष है कि उनके अंदर प्यार है या नहीं है। ये जो समस्याएं आती हैं वो उस वजह से आती है, वैचारिक मतभेद की वजह से नहीं आती। अगर हम इन दोनों चीजों को अलग अलग समझेंगे तो समझ पाएंगे अगर उनकी शादी टूटी है तो वो किसी और कारण से टूटी है। यदि दो लोग शादी करना चाहते हैं और उन दोनों की कुंडली नहीं मिलती है, कम गुण मिलते हैं, 18 नहीं मिलते हैं, तो उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि हमारे भी वैचारिक मतभेद रहेगा। हम दोनों चीजों को अलग अलग तरीके से लेंगे, एक ही परिस्थिति को, एक ही सिचुएशन को एक अलग तरीके से लेगा और दूसरा अलग तरीके से लेगा, और दोनों एक तरीके से सोच भी नहीं पाएंगे, महसूस भी नहीं कर पाएंगे। ये सोच समझ के ही वो शादी करें तो उनके लिए अच्छा है, ताकि वो दूसरे को उसी के नजरिए से देखने लगे और देखने दें और उसे फोर्स ना करें कि वो उसके नजरिए से देखे, क्योंकि वो नहीं देख सकता, ये उसका स्वभाव नहीं है। जबरदस्ती उसको अपना स्वभाव उस पर ना थोपे तो बेहतर है। और अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो
बेहतर यही होगा कि जिससे आपके गुण मिल रहे हैं उसी से आप शादी करें। यदि पहले से ही किसी को ये बात बता दी जाए कि उसकी शादी में किस तरीके की परेशानी आ सकती है, कोई दो लोग करना चाहते हैं शादी, हम उन्हें पहले ही बता दें कि इस तरीके की समस्या आएगी, तो इसका समाधान उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। और चीज को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब हमें समझ नहीं आती कि हम ये गुण क्यों मिला रहे हैं, इनका अर्थ क्या है, तो हमें इस चीज को समझने में, उस पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। जब ये चीज हमें समझ आ जाती है, हम उसको देखते हैं कि अच्छा इसका ये अर्थ है, इसका मतलब स्वाभाविक मतभेद हो जाएंगे हम दोनों के बीच में, तो हम इस चीज को समझ लेते हैं। और जब चीज समझ आ जाती है तो अज्ञानता खत्म हो जाती है। वही वाली बात मैं दोहराऊंगी, तो फिर उसके बाद सकारात्मकता हो जाती है, हम दूसरे के नजरिए को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपना लेते हैं। किसी भी शादी के लिए जन्मपत्री मिलाने के लिए सिर्फ मांगलिक दोष और गुण मिलान को ही नहीं देखा जाता है, उसमें हमने ये भी देखना है कि शादी का सुख कितना है। 7th हाउस 7th लॉर्ड भी देखना है दोनों की जन्मपत्री में। ऐसा तो नहीं कि दोनों की ही जन्मपत्री में 7th हाउस पीड़ित आ रहा है तो दोनों की शादी में समस्या जरूर आएगी। इन दोनों चीजों के बाद शादी के सुख को भी उनका देखना बहुत जरूरी है कि दोनों की कुंडली इस तरीके की ना ली जाए। अगर एक के में समस्या आ रही है तो दूसरे की ऐसी ली जाए कि जिसमें शादी के समस्या नहीं आ रही, शादी का सुख है, तो उसके सुखी होने की संभावना बनी रहेगी। इस प्रकार हमें आज पता लगा कि मांगलिक दोष को क्यों देखा जाता है और मांगलिक होने का क्या अर्थ होता है, और दूसरा ये गुण मिलान जो हम करते हैं ये किस वजह से करते हैं और इनका क्या अर्थ होता है। अगर ये चीजें हमें समझ आ जाएंगी और ये अगर हम देख रहे हैं कि हम अपनी मिला रहे हैं किसी से जन्मपत्री और ये समस्या आ रही है, तो हम इस समस्या को समझ सकेंगे। यदि कोई प्रबल मांगलिक है और उसकी शादी उससे कर दी जाती है जो मांगलिक नहीं है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा समस्याएं भी आ सकती है, क्योंकि कभी कभी मांगलिक होना बहुत भारी पड़ जाता है दूसरे के लिए। जीवन में दोनों बहुत सालों तक अलग भी रह सकते हैं और बहुत टेंशन से भी गुजर सकते हैं। इसलिए अगर हल्का फुल्का मांगलिक दोष है तो इसको हम लोग छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रबल योग बन रहा है तो इसको ध्यान में रख के ही कुंडली मिलान करनी चाहिए। यदि आप अपनी शादी प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी शादी से पहले जो अपनी जन्मपत्री है किसी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं। यदि कोई दोष है तो उसके लिए जो भी उपाय होता है वो कर सकते हैं। यदि कोई समस्या है तो उसके बारे में आप पहले ही जान सकते हैं कि ये समस्या हमारे जीवन में आ सकती है, इससे आपको सहयोग रहेगा, जीवन में परेशानी नहीं आएगी। आज मैंने आपको मांगलिक दोष और गुण मिलान के बारे में जानकारी दी। आशा करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए होंगे और इसको जीवन में आगे लेके चलेंगे और इससे फायदा उठाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।